वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान तरीका में। द ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने का, समझने का, सक्सेस पाने का एक तरीका, आसान तरीका। तो आ गए आपके पास हम लूसेंट जीके। जी हाँ, हमारी जो लूसेंट जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस आपके लिए कवर कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम लोग कौन से सेक्शन लेके चल रहे हैं अभी? तो एंशिएंट हिस्ट्री। जी हाँ, प्राचीन इतिहास। जिसमें मैंने आपको एक सेक्शन, कौन सा सेक्शन, तो मैंने सिंधु सभ्यता की, जी हाँ, पहला जो टॉपिक मैंने लिया था वो कौन सा था? तो सिंधु सिंधु ठीक है। तो मैंने सिंधु सभ्यता को पार्ट बाय पार्ट, टोटल 8 पार्ट्स मैंने कराए। हर एक पार्ट में 10 क्वेश्चन, तो टोटल 80 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो सिंधु सभ्यता से अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, उस टॉपिक से, तो एक भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से नहीं छूटेगा आपका, ठीक है ना। सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे अगर आप उन 8 वीडियो को अच्छे से और उसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं नई हमारा टॉपिक, जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री का, द वैदिक एज। जी हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल या फिर वैदिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग, ये हमारा कौन सा नाम? तो ये हमारा टॉपिक 2 है। कौन सा टॉपिक है ये? हमारा टॉपिक 2 है एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक 2 है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी, इसकी भी पार्ट बाय पार्ट आपके लिए सीरीज लेकर आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन किससे आना हुआ है? तो वैदिक एज इसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है। ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। देखते हैं इसके अब एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्यन अथवा वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी मैंने 8 पार्ट आप लोगों को कराया, ठीक है ना। हर एक पार्ट से 10 क्वेश्चन, तो वो बहुत ही बारीकी से हमने किया सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में नई सभ्यता आई थी उसे हम लोग आर्यन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है ना। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। इस काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन कौन था इसमें से? तो ऋग्वेद था। कौन था? ऋग्वेद, ठीक है। आगे चलते हैं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 6000 ईसा पूर्व में बांटा जाता है। दो दो आपको ये ईयर याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से ईयर? तो ये देख लीजिए आप। एक तो पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल कब से? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास है उसे ही आर्यन, जो यही दो पिछले स्लाइड में था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले आई सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद आई है वैदिक सभ्यता आई है, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता को ही आर्यन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें आर्य लोग आए थे, ठीक है। देखिए, इस काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वेदों से, जिसमें सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है, ठीक है। जो चीज़ याद है उसको अच्छे से आप याद करने का कोशिश करें। जो चीज़ पढ़ ली है उसको आप अच्छे से याद होना चाहिए। तो सबसे प्राचीन, सब प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद था। पूर्व वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया। क्लियर इतनी बातें? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा। बी श्रेष्ठ या कुलीन। सी यज्ञकर्ता या पुरोहित। डी विद्वान। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या फिर कुलीन। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। ये देखिए, आर्य का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाला। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अच्छे संस्कारों वाला, श्रेष्ठ संस्कारों वाला, या फिर कुलीन, या फिर ऊंचे लोग, ठीक है ना। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। जो मन से श्रेष्ठ है, जो वचन से श्रेष्ठ है, जो कर्म से श्रेष्ठ है, वही आर्य है, ठीक है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है, ठीक है ना। तो आर्य धर्म का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ समाज का धर्म। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता था, जिसका तात्पर्य
श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। प्राचीन भारत को हम लोग आर्यावर्त के नाम से भी जानते थे। क्यों? क्योंकि इसका तात्पर्य था श्रेष्ठ जनों का निवास की भूमि। ठीक है ना, श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि। ठीक है, चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभिक प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना, आर्यों के बारे में ये जो सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसमें जो सही नहीं है वो क्या है? कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये क्या है? गलत है। ठीक है ना, ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? वे संस्कृत बोलने वाला था, आर्य संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी भी करना जानते थे और वो झुंडों में भारत पहुंचे थे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर क्या है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए उसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों ने जो सभ्यता बनाई थी उसे हमने क्या कहा? तो वैदिक काल कहा। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता क्या कहलाई? तो ग्रामीण सभ्यता भी कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? याद रखेंगे आप, आर्यों की भाषा कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के शहरों एवं प्रशासनिक व्यवस्था के पतन के बाद भारत में एक बार फिर से ग्रामीण सभ्यता का उद्भव हुआ। सिंधु सभ्यता कौन सी थी? वो नगरीय सभ्यता थी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता? तो वो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उसके पतन के बाद, यानी कि उसके खात्मे के बाद, उसके नाश के बाद फिर से ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ। फिर से जो आर्य की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता हो गई थी? वो ग्रामीण सभ्यता हो गई। जिसके प्रवर्तक आर्य थे, जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया। और उसके प्रवर्तक कौन थे? आर्य थे। उसी को क्या कहा गया? तो उसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। यह सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है। वैदिक काल 1500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। कब तक रहा? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यह घुड़सवारी करने वाले और पशुपालन करने वाले योद्धाओं और चरवाहों की एक घुमंतु जनजाति थी। कौन से जनजाति थी? तो वो घुड़सवारी जानते थे और क्या करते थे? पशुओं को पालते थे और योद्धा थे। ठीक है ना, जिन्होंने हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों यानी वेदों की रचना की थी। जिन्होंने क्या की थी? हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, हमारे हिंदू धर्म का जो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ क्या है? वेदों की उन्होंने रचना की थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से कौन सा फसल वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे, मतलब उनका ज्ञान नहीं था उसका? ऑप्शन ए जे जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तंबाकू। चलते हैं हमारे इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। ये देखिए, तंबाकू टोबैको फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, वैदिक काल अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में से जो परिचित थे एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आड़, गेहूं व चावल से भी परिचित हो गए। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ? वो जौ से परिचित थे पूर्व वैदिक काल में, एवं अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हुए। उसके बाद जो कृषि में क्रांति आई और उन्होंने क्या किया? आड़, गेहूं और चावल उन्होंने उगाने लगे। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे, वे तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित करवाया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है हमारा वो क्या है? भारत का प्रमुख टोबैको प्रोडक्टिव स्टेट है। ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य। याद रखेंगे आप, कौन है वो स्टेट? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यजमान, बी श्रमण, डी सी अथर्वन और या फिर श्रेष्ठिन। इसका आंसर होने वाला है श्रमण। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट, श्रमण। देखिए यहाँ पे श्रमण परंपरा का आरंभ जैन और बौद्ध संप्रदाय से शुरू हुआ। श्रमण परंपरा का आरंभ कैसे शुरू हुआ? तो जैन और बौद्ध धर्म के संप्रदाय से। श्रमण परंपरा एक अवैदिक परंपरा है। यह वेदों को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है। श्रमण जो है वो क्या करते हैं? वो वेदों को परम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति अपने श्रम के बल पर मोक्ष की प्राप्ति करता है, न कि वेद के ज्ञान के आधार पर। उनका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष की जो प्राप्ति करता है वो कैसे करता है? अपने श्रम, अपने कर्म के आधार पर, न कि वेद के ज्ञान के आधार पर। ठीक है ना, और क्या कहते थे? वो श्रमण परंपरा ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। श्रमण परंपरा क्या करते थे? वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। यह एक नास्तिक मत है जिसका प्रचार प्रसार जैन और बौद्ध संप्रदाय के उदय के बाद हुआ। यह क्या? एक नास्तिक मत था जिसका जो उदय है वो कैसे हुआ? तो जैन और बौद्ध धर्म के संप्रदाय के प्रचार प्रसार के बाद हुआ था। ठीक है ना, चलते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र या फिर छंदोग्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
शुल्ब सूत्र। क्या है इसका करेक्ट आंसर? शुल्ब सूत्र। ये देखिए, शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो श्रौत कर्मों से संबंधित है, ठीक है ना। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ कौन है, तो इसका आंसर आप बोलोगे शुल्ब सूत्र, ठीक है ना, शुल्ब सूत्र। इसको ना भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ शुल्ब सूत्र, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? कौन से वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन हमारा ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन है इसका करेक्ट आंसर? तो ऋग्वेद। ये देखिए, ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं, ठीक है ना। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिससे किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला हमको? तो हमारी जो प्राचीन वैदिक स्थिति थी, वैदिक युग थे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया। और यह क्या है? हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। ये देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि सही तरीके से वो कौन सा ऑर्गेनाइज है? तो पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या फिर वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये देखिए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद। सही क्रम क्या है? तो देखिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यही मैंने भी बताया है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो आंसर है हमारा वेदों की संख्या 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। चारों वेद आप नाम याद रखोगे। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना। तो पहला क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में देखिए, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर आप बोलोगे ऋग्वेद। कौन सा आंसर? ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें 10 मंडल है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद में कितने? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। दोनों आप याद रखोगे, सारा डाटा आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और कितने मंत्र हैं? तो 10,462 मंत्र। आगे देखते हैं। इनमें देवताओं की स्तुति की गई है, ठीक है ना। देवताओं को यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विवाह मंत्र इसी वेद से वर्णित है। ये वेद पद्यात्मक है। ये वेद कैसी है? तो पद्यात्मक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन रहेगा कि देवताओं का उल्लेख कौन से वेद में? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पे देवताओं की स्तुति की गई है ना, तो इसका एक आंसर क्वेश्चन और बन जाएगा कि देवताओं का उल्लेख कौन से वेद में? तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में, ठीक है। तो आप सारी बातें याद रखोगे ऋग्वेद से रिलेटेड। चलते हैं हमारे अगले स्लाइड में, ठीक है ना। देखिए, अगला है अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद आएगा, फिर सामवेद। देखते हैं पहले अथर्ववेद के बारे में हम लोग। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों के चमत्कार और आयुर्वेद का जिक्र किया गया। इसमें 20 अध्याय और 5,687 मंत्र हैं। जो जो पॉइंट आप याद रखोगे, रहस्यमय विद्याओं का उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में है, ठीक है ना। जड़ी बूटियों का उल्लेख किसमें? अथर्ववेद में। चमत्कार, आयुर्वेद का जिक्र, आयुर्वेद का जिक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयुर्वेद का जिक्र भी किसमें किया गया? तो अथर्ववेद में आयुर्वेद का जिक्र है। इसमें कितने हैं? तो 20 अध्याय हैं और 5,687 मंत्र हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियाँ और यज्ञों में प्रयोग किए गए जाने वाले मंत्र। सिंपल है, यजुर्वेद यानी कि यजुर से आप यज्ञ याद कर लो, यजुर से यज्ञ कर लो। यजुर्वेद में क्या है? तो इसमें यज्ञ की विधियाँ हैं और यज्ञ में प्रयोग करने जाने वाले मंत्र हैं। अगला हमारा सामवेद। कौन सा? सामवेद। देखिए, शाम का अर्थ है संगीत। शाम का अर्थ है क्या है?
संगीत, ठीक है ना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद में क्या है, तो ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है, ठीक है। आगे चलते हैं। सामवेद गीतात्मक रूप में है। इसमें 1824 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 1824 मंत्र। 75 मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखो, कितने मंत्रों को छोड़कर सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो 75 मंत्रों को छोड़कर। और कितने मंत्र इसमें, तो 1824 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 1824 मंत्र हैं। तो इतनी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। आपको ये क्लास कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है ना। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, बताएं कि आप बिल्कुल आसान तरीके से हिस्ट्री की अभी जो हमारी क्लास चल रही है, आराम से आप अपनी जीके को याद कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस को, ठीक है। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे बिल्कुल आसान तरीके से। थैंक यू सो मच।